हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है कुणाल राज। फ्रेंड्स, अकाउंट्स के इस क्लास में एक नए टॉपिक के साथ आप सभी का अभिनंदन है। आज का हमारा टॉपिक है अकाउंटिंग इक्वेशन, यानी कि अकाउंटिंग का समीकरण। फ्रेंड्स, अकाउंटिंग इक्वेशन को समझने के पहले ये बेहतर होगा कि हम बैलेंस शीट को समझें। फ्रेंड्स, बैलेंस शीट के दो पार्ट होते हैं। आप देखिए यहाँ पे पहला पार्ट होता है कैपिटल एंड लाइबिलिटीज़, और दूसरा पार्ट होता है एसेट्स। यानी कि बैलेंस शीट को हम दो भागों में बांटते हैं। एक भाग होता है राइट हैंड साइड में, देखें राइट हैंड साइड में एसेट्स होता है, और लेफ्ट हैंड साइड में कैपिटल एंड लाइबिलिटीज़। फ्रेंड्स, कैपिटल क्या होता है? जो पैसा मालिक बिजनेस में इन्वेस्ट करता है उसे हम कैपिटल कहते हैं। और लाइबिलिटीज़ यानी कि एक्सटर्नल लाइबिलिटीज़, बाहर से कोई, यानी कि बिजनेस के बाहर से कोई लोन या डेट लिया गया है उसे हम एक्सटर्नल लाइबिलिटीज़ कहते हैं। यानी कि बाहर से किसी फंड की व्यवस्था की गई है बिजनेस में, तो उसे हम लोग लाइबिलिटीज़ कहते हैं। लाइबिलिटीज़ को हम एक्सटर्नल लाइबिलिटीज़ भी कह सकते हैं। तो अकाउंटिंग इक्वेशन को समझने के पहले बैलेंस शीट को समझना बहुत ज़रूरी है कि बैलेंस शीट के दो पार्ट होते हैं। एक पार्ट होता है एसेट्स और दूसरा पार्ट होता है कैपिटल एंड लाइबिलिटीज़। लेफ्ट हैंड साइड में कैपिटल एंड लाइबिलिटीज़ को रखते हैं और राइट हैंड साइड में हम रखते हैं एसेट्स को। अब चलिए समझते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है टोटल ऑफ द बोथ साइड ऑफ बैलेंस शीट इज ऑलवेज इक्वल। यानी कि बैलेंस शीट का दोनों भाग जो होता है, दोनों साइड जो होता है वो हमेशा इक्वल होगा। आप हमेशा याद रखिएगा कि बैलेंस शीट का कैपिटल एंड लाइबिलिटीज़ भाग और एसेट साइड आपस में दोनों बराबर होने चाहिए। अगर ये बराबर नहीं है तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं एंट्री करने में त्रुटि हुई है, गलती हुई है, जिसके वजह से ये बैलेंस शीट मैच नहीं कर रहा है। अब बैलेंस शीट का जो दोनों भाग है, बोथ साइड ऑफ बैलेंस शीट इज ऑलवेज इक्वल, वो क्यों होता है आइए समझते हैं। देखिए रीजन यहां पे लिखा है मैंने कि एसेट्स आर परचेज्ड फ्रॉम द फंड्स सप्लाइड बाय द प्रोप्राइटर और फ्रॉम एक्सटर्नल फंड्स, यानी कि लोन या डेब्ट्स या एक्सेट्रा, कहीं से बाहर से हमने फंड अरेंज किया है। कहता है कि बिजनेस का जो हमने एसेट्स परचेस किया है, बिजनेस का जो भी हमने एसेट्स लिया है, एसेट्स परचेस किया है, वो कहाँ से लिया है? या तो मालिक ने जो पैसा लगाया है बिजनेस में कैपिटल, या कोई एक्सटर्नल फंड यानी कि कोई लोन लिया है उससे। इसीलिए ये जो एसेट्स होगा हमने इन्हीं दोनों से फंड से लिया है, तो ये हमेशा आपस में बराबर होंगे। यही रीज़न है कि बैलेंस शीट का एसेट साइड और कैपिटल एंड लायबिलिटी साइड आपस में बराबर होते हैं। तो मान लो कोई बिजनेस है, यहाँ पे आप देखिए, मान लीजिए कोई बिजनेस ABC कंपनी है, उसने कंपनी में अपना पैसा, यानी कि मालिक ने, है ना, बिजनेस के ओनर ने, प्रोप्राइटर ने मान लो 10,000 रुपये लगाए, ये हुआ कैपिटल, और उसने 20,000 रुपये का लोन ले लिया, तो दोनों हमारा लायबिलिटी साइड कितना हो जाएगा? 30,000 रुपये। 30,000 रुपये लायबिलिटीज हो गया। लायबिलिटीज हो गया 30,000 रुपये। अब मान लो इस 30,000 रुपये में से मालिक ने जाके एक मशीन खरीद लिया 20,000 रुपये का। 20,000 रुपये का मशीन खरीद लिया, तो अभी कितना कैश बच गया बिजनेस में? 10,000 रुपये। यानी कि हमारे पास फंड्स ये थे, 30,000 रुपये का फंड था, उसमें से 20,000 रुपये की मशीनरी खरीद ली गई और 10,000 रुपये कैश बचा, तो ये भी हो गया 30,000 रुपये। तो देखो इस भाग को क्या कहेंगे? एसेट साइड। इस भाग को क्या कहेंगे? एसेट्स। और ये जो भाग है उसे हम कहते हैं लायबिलिटीज। तो
कैपिटल एंड लायबिलिटीज। तो क्या होगा कि और बैलेंस शीट का यही दो भाग होता है, कैपिटल एंड लायबिलिटीज और एसेट्स, तो हमेशा आपस में बराबर होता है। और अकाउंटिंग इक्वेशन भी यही होता है कि देखो यहाँ पे लिखा है मैंने, एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। यहाँ देखिए आप उदाहरण में ऊपर आइए, ऊपर देखते हैं। यहाँ देखो एसेट्स कितने के हैं, एसेट्स में क्या क्या है, कैश एंड बैंक है, यानी कि हमारे पास नगद कितना पैसा है, बैंक में कितना पड़ा हुआ है, डेटर्स। डेटर्स फ्रेंड्स जिसको हमने उधार पे माल बेचा हुआ है उसे हम डेटर्स कहते हैं, यानी कि उससे कुछ मिलना है, वो हमारा एसेट्स होता है। हमारे पास बिजनेस में स्टॉक कितना पड़ा हुआ है, फर्नीचर हमारे पास, मशीनरी की बिल्डिंग, ये सबको मिला के इनका सम आता है 10,000 रुपये। और कैपिटल है हमारा, मानी कि मालिक का जो पैसा है वो 6,000 रुपये है, और एक्सटर्नल फंड से हमने पैसा 2,000 रुपये का हमारा क्रेडिटर, जिनसे हमने उधार पर माल खरीदा है वो क्रेडिटर कहलाते हैं। तो ये हो गया हमारा क्रेडिटर। और बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट यानी कि ये भी एक लोन होता है फ्रेंड्स। बैंक हमें ये फैसिलिटी देती है कि हम हमारे डिपॉजिट से ज़्यादा निकालने का, यानी हमारे डिपॉजिट से ज़्यादा विड्रॉल करने की फैसिलिटीज़ जो होती है वो बैंक ओवरड्राफ्ट कहलाता है, यानी कि वो लोन हो गया, हमें उस पैसे को बैंक को चुकाना है, तो वो एक्सटर्नल लायबिलिटी हो जाती है। तो आइए फिर से देखते हैं कि एसेट्स है हमारा 10,000 रुपये का, हमारी लायबिलिटीज एक्सटर्नल लायबिलिटीज 4,000 रुपये की, और कैपिटल हो गया हमारा 6,000 रुपये का। यही होता है फ्रेंड्स अकाउंटिंग इक्वेशन कि एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। फ्रेंड्स इस इक्वेशन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि लायबिलिटीज इज इक्वल टू एसेट्स माइनस कैपिटल, लायबिलिटीज इक्वल टू एसेट्स माइनस कैपिटल, या कैपिटल इज इक्वल टू एसेट्स माइनस लायबिलिटीज, कैपिटल इज इक्वल टू एसेट्स माइनस लायबिलिटीज। यानी कि अगर हमें इन तीनों में से, यानी कि एसेट्स, कैपिटल एंड लायबिलिटीज में से दो पता हो तो हम तीसरा आसानी से निकाल सकते हैं। अगर हमें एसेट्स पता है, लायबिलिटीज पता है, तो हम कैपिटल आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर हमें लायबिलिटीज पता है, एसेट्स पता है, तो हम कैपिटल आराम से निकाल सकते हैं। तो ये हमारा, इन दोनों में से हमें कोई भी एक पता होगा तो हम आसानी से तीसरा कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अकाउंटिंग इक्वेशन क्या हो गया कि एसेट्स ऑफ द बिजनेस आर ऑलवेज इक्वल टू द टोटल ऑफ कैपिटल एंड लायबिलिटीज, यानी कि बिजनेस का एसेट्स जो होगा वो हमेशा कैपिटल और लायबिलिटी के बराबर होता है। यही होता है अकाउंटिंग इक्वेशन कि एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। देखो क्या कहता है यहाँ पे, एवरी ट्रांजेक्शन विल रिजल्ट चेंज इन आइदर ऑफ द एसेट्स, लायबिलिटीज और कैपिटल ऑफ द फर्म। जो भी ट्रांजेक्शन होगा बिजनेस में, प्रत्येक ट्रांजेक्शन के वजह से एसेट्स, लायबिलिटीज और कैपिटल में चेंज होता है। इन तीनों में से किसी ना किसी में चेंज जरूर होगा, और प्रत्येक ट्रांजेक्शन के होने के बावजूद भी अकाउंटिंग इक्वेशन बराबर होता है, यानी कि एसेट्स जो होगा वो हमेशा जो होगा क्या होगा, कैपिटल प्लस लायबिलिटी के बराबर होगा। एसेट जो होगा वो हमेशा कैपिटल प्लस लायबिलिटी के बराबर होगा, इवन आफ्टर टेकिंग प्लेस ऑफ एवरी ट्रांजेक्शन, प्रत्येक ट्रांजेक्शन होने के बाद भी वो बराबर होगा। आइए जैसे मान लो कि हमने कोई एसेट्स परचेस किया, कोई एसेट्स मान लेते हैं कि हमने क्या किया कि कोई देखो मान लो हमने एक मशीन परचेस किया 5,000 रुपये में, 5,000 रुपये में मशीन परचेस किया, तो क्या होगा, एसेट्स में इंक्रीज होगा, एसेट्स इंक्रीज होगा। तो इस ट्रांजेक्शन के होने से क्या डिफरेंस होगा, एक तो क्या होगा, मशीन बढ़ेगा, और दूसरी तरफ अगर हमने कैश में परचेस किया है तो एक एसेट्स यानी कि एक एसेट्स घट जाएगा 5,000 रुपये से। तो अकाउंटिंग इक्वेशन यहाँ भी बराबर होगा। देखो अगर इंक्रीज हो रहा है एक एसेट्स में तो दूसरा क्या होगा, डिक्रीज इन अनदर एसेट्स हो सकता है। या अगर मशीन हमने परचेस किया, मान लो हमने मशीन कैश में नहीं खरीद करके क्या किया था, क्रेडिट पे परचेस किया, यानी कि उधार पे परचेस किया, तो कैश तो नहीं गया, हमारी क्या होगी, लायबिलिटी बढ़ जाएगी, यानी कि हमने मशीन तो खरीद लिया, एसेट्स बढ़ जाएगा, लेकिन दूसरी तरफ लायबिलिटीज भी बढ़ जाएगी।
तो भी हमारा अकाउंटिंग इक्वेशन बराबर होगा। तो प्रत्येक ट्रांजैक्शन के वजह से एसेट्स में लायबिलिटीज़ या कैपिटल में चेंजेस होगा, और उसके बावजूद भी हमारा ये अकाउंटिंग इक्वेशन जो है वो इक्वल होगा। यही होता है अकाउंटिंग इक्वेशन। आगे हम कुछ उदाहरण देख भी समझेंगे। आइए फ्रेंड्स, कुछ एग्जांपल्स देखते हैं ट्रांजैक्शंस का और उसका अकाउंटिंग इक्वेशन कैसे करेंगे। देखिए, सबसे पहले लिखा हमने कि राम स्टार्टेड बिजनेस विथ ₹50,000। राम ने एक बिजनेस स्टार्ट किया 50,000 रुपये में। दोस्तों, आप अकाउंट्स में हमेशा ये याद रखना कि प्रत्येक एंट्री बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से की जाती है, ना कि मालिक के पॉइंट ऑफ व्यू से। और बिजनेस में मालिक का यानी कि ऑनर, मालिक और बिजनेस दो अलग अलग व्यक्ति होते हैं। इनका एग्जिस्टेंस और इसका एग्जिस्टेंस अलग अलग होता है, और प्रत्येक एंट्री जो है वो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से की जाती है, ना कि मालिक के पॉइंट ऑफ व्यू से की जाती है। तो देखो, राम ने एक बिजनेस स्टार्ट किया, यानी कि राम ने बिजनेस में 50,000 रुपये डाले। 50,000 रुपये बिजनेस में डाले, यानी कि मालिक का कैपिटल 50,000 रुपये है, और उस कैपिटल के रूप में क्या डाले? कैश डाले बिजनेस में। तो देखो, अकाउंटिंग इक्वेशन हम क्या जानते हैं कि कैपिटल प्लस लायबिलिटी इज इक्वल टू एसेट्स होता है, या इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। तो कैपिटल कितना है? 50,000 रुपये, और इस कैपिटल के रूप में क्या डाला है? कैश। तो देखो, अकाउंटिंग इक्वेशन बराबर हो गया। यहाँ पे अकाउंटिंग इक्वेशन बराबर हो गया। आइए दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। अब इसी बिजनेस में 40,000 रुपये का फर्नीचर खरीद लिया गया। 40,000 रुपये का फर्नीचर खरीद लिया गया। तो अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होता है? कैपिटल प्लस लायबिलिटी इज इक्वल टू एसेट। कैपिटल प्लस लायबिलिटी इज इक्वल टू एसेट्स। तो पहले से देखो, पहले से ओल्ड इक्वेशन में हमारे पास क्या था? हमारे पास 50,000 रुपये का कैपिटल था, लायबिलिटी कुछ भी नहीं है, जीरो है, और कैश हमारे पास 50,000 रुपये पड़ा हुआ था, और अभी हमने फर्नीचर खरीद लिया। तो कैपिटल तो वैसा ही रहा, लायबिलिटी भी कोई चेंज नहीं हुआ। एक एसेट्स बढ़ गया, यानी कि फर्नीचर आ गया 40,000 रुपये का, और कैश में से 10,000 रुपये घट गया, यानी कि हमने कैश में खरीदा था, तो एक एसेट्स हमारा कम हो गया और दूसरा एसेट्स बढ़ गया। तो ये हमारा यहाँ पे अकाउंटिंग इक्वेशन पूरा हो गया, यानी कि बराबर हो गया। यानी कि जो फंड्स थे हमारे पास, उसमें से ही हमने एसेट्स को खरीद लिया। अब आओ एक और उदाहरण देखते हैं। देखो यहाँ पे, गोपाल परचेज्ड गुड्स फॉर कैश 5,000। गोपाल ने 5,000 रुपये का गुड्स खरीदा, यानी कि परचेस किया। गुड्स का यहाँ फ्रेंड्स मतलब होता है जिसमें हम डील करते हैं, यानी कि जिसका व्यापार करते हैं, उसी को गुड्स कहा जाता है अकाउंटिंग में। तो देखो, हमारा ओल्ड इक्वेशन क्या था? ओल्ड इक्वेशन हमारे पास क्या था? कैपिटल प्लस लायबिलिटी इज इक्वल टू कैश फॉर फर्नीचर। मतलब हमारे बिजनेस में कैपिटल 50,000 रुपये का था पहले से, लायबिलिटी कुछ भी नहीं थी, कैश हमारा 10,000 रुपये का था, और फर्नीचर 40,000 रुपये का था। अभी हमने गुड्स खरीद लिया 5,000 रुपये का कैश से। तो क्या होगा? कैपिटल और लायबिलिटी में कोई चेंज नहीं हुआ। कैश देखो, कैश 5,000 रुपये से कम हो गया, 5,000 का हमने गुड्स खरीदा, और हमारा स्टॉक बढ़ गया 5,000 रुपये का। 5,000 रुपये का हमारा स्टॉक बढ़ गया, और फर्नीचर हमारा 40,000 रुपये का ही रहा। तो देखो, 40, 5, 45, 5, 50,000 हो गया, और इधर 50,000। तो ये हमारा अकाउंटिंग इक्वेशन पूरा हो गया। दोस्तों, आशा करते हैं इस वीडियो से आपको फ़ायदा हुआ होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम एक पूरा क्वेश्चन अकाउंटिंग इक्वेशन का सॉल्व करेंगे और आपको समझाएंगे। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा हो, और आप ऐसे ही हमारे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम भी मोटिवेटेड हों और आपके लिए ऐसे ही वीडियोस बनाते रहें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।